गांव में वो लौटते हैं तब उनके बच्चे उनके साथ रहने की स्थिति में नहीं है। तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी और पलायन, इसकी विकरालता और इसका समाज पर जो असर है वो इतना गहरा असर है कि कहीं ना कहीं जीवन की लोगों ने इसकी सच्चाई मान ली है। अपने हस्बैंड के साथ रहना ये सोच ही नहीं है लोगों को मालूम है कि मेरा जो हस्बैंड है वो बाहर ही रहेगा। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या दिखी वो किसानों की समस्या, क्योंकि खेती यहाँ बहुत बड़ा विषय है। तो किसानों की यहाँ समस्या है, बोलचाल की भाषा में लोग गांव में बताते हैं कि पहले के जमाने में, आज से 15-20 साल पहले जो लोग खेती किसानी करते थे वो अपना पेट भरने के साथ साथ मेहनत करके 2-4 कट्ठा जमीन खेत खरीद पाते थे हर 5 साल 10 साल में। आज किसानों की समस्या ये है कि हर किसान परिवार, अगर उनके घर में कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, कोई नौकरी करने वाला नहीं है, तो हर 5 वर्ष में किसान को 1-2 कट्ठा जमीन बेचना, कोई घर में बीमार पड़ जाए, कोई शादी आ जाए तो उसको जमीन बेचनी है। और उसके पीछे जो वजह मुझे समझ में आई है पिछले 8-9 महीने में पैदल चल के, वो 3 वजह है। पहला, बिहार में भूमि सुधार को लेकर जो काम नहीं किया गया 75 साल में, भूमि का मालिकाना हक वो किसी को पता ही नहीं। 60% बिहार के लोग आज भी भूमिहीन हैं। देश में सिर्फ 38% लोग भूमिहीन हैं। बिहार में 60% लोगों के पास जमीन है ही नहीं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो 40% लोगों के पास जमीन है, उनमें 90% मतलब 40 में 35 आदमी 2 बीघे से कम का मालिक है। जमीनों का फ्रेगमेंटेशन इतना हो गया है, परिवारों में बंटवारा होने की वजह से, यहाँ जो किसान है वो एकदम बहुत छोटा किसान है। तो खेती किसानी करने का जो यहाँ काम है वो कमाने का प्रयोजन नहीं है, वो खाने का प्रयोजन है। किसान वही उपजा पा रहा है जिससे उसका और उसके बाल बच्चों का पेट भर जाए। वो किसानी करके आमदनी का प्रयोजन नहीं है। सरकारी आंकड़े जो बता रहे हैं कि बिहार में 4 से 5% किसान ही आमदनी कर रहे हैं, बाकी लोग खेती करके अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भर रहे हैं या फिर वो खेत में मजदूर है। तो पहली खेती की जो समस्या है वो भूमि से संबंधित है, भूमि सुधार के न लागू होने की वजह से। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो जल प्रबंधन को लेकर। बाढ़ यहाँ आता है, 50% खेती योग्य जमीन बाढ़ से प्रभावित है, तो सब जानते हैं। लेकिन पैदल चलने के बाद मैंने ये देखा, महसूस किया कि बाकी के जो 50% जमीन है उसका भी एक बड़ा हिस्सा या तो वहां पानी के अभाव में वो सूखे से प्रभावित है, या दूसरी एक और जो बड़ी समस्या है, सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाल के नदियों के रास्ते बदलने से जमीन के कटाव की। और सिवान के बाद जब अगर आप चलेंगे तो सिवान, छपरा, वैशाली और अभी समस्तीपुर में शुरू किया है मैंने, यहाँ पर जल जमाव की जो चौवर की जो समस्या है, हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें पानी लगा हुआ है, एक बार लग गया तो 6 महीने साल भर वो पानी निकलता ही नहीं है। तो जल प्रबंधन, या तो बाढ़ से लोग प्रभावित हैं या सूखे से, और दोनों से अगर बच गए तो जल जमाव और नदियों से होने वाले कटाव की वजह से परेशान है। लेकिन इन दोनों के बाद किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या अभी तक हमें समझ में आई है वो है उनके फसलों के दाम का न मिलना। इन सारी परेशानियों के बावजूद बिहार में जो किसान पैदा कर रहा है उसको उसके फसल के दाम नहीं मिलते हैं। मैं जिस समय में चला हूँ, ये समय में धान की कटाई हुई है गांव-गांव में। 90% से ज्यादा लोगों ने बताया कि धान उन्होंने 1200 से 1500 के दर से बेचा, जबकि धान का आधिकारिक मूल्य है 2050 रुपया। कमोवेश यही स्थिति गन्ने की रही है, क्योंकि चंपारण, गोपालगंज, सीवान वाले, छपरा वाले एरिया में गन्ने की खेती पहले बड़े पैमाने पर होती थी। चीनी मिलों के बंद होने की वजह से गन्ने के जो किसान हैं वो पूरी तरीके से मिलों के मनमानी या बिचौलियों के हाथ में है, उनको अपनी फसल का दाम नहीं मिलना है। इसका एक सरकारी आंकड़ा आपको बता देता हूँ। बिहार में पिछले 10 वर्ष में सिर्फ 13% धान ही किसान सरकारी मूल्य पर बेचा है किसान ने, और गेहूं के लिए ये प्रतिशत है 1। अक्सर हम लोग कहते हैं कि पंजाब में किसान बहुत अच्छा है, तो आपके लिए बता देता हूं, पंजाब में पिछले 10 साल में 70% गेहूं, 70% धान और 75% से ज्यादा गेहूं
सरकारी समर्थन मूल्य या उससे ऊपर के भाव पर बेचा गया है। बिहार में 13% धान और 1% गेहूं ही समर्थन मूल्य पर बिका है। इसका एक आर्थिक अनुमान निकाला गया है, वो भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। बिहार में जो किसान फसल पैदा कर रहे हैं अलग अलग, उनको सही मूल्य न मिलने की वजह से हर साल का उनका घाटा है 20 से 25 हजार करोड़ रुपया। मतलब सारी परेशानियों के बाद किसान जो पैदा कर रहा है उसका दाम न मिल पाने की वजह से यहाँ के किसानों को हर साल 20 से 25 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। तीसरा और अंतिम जो एक बड़ी समस्या लोगों ने बताई, जो मैं देख रहा हूँ, बिहार में शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना। शिक्षा व्यवस्था यहाँ कभी बहुत अच्छी नहीं थी। मैं स्वयं यही सरकारी स्कूलों से पढ़ा हूँ, लेकिन आज जो यहाँ शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से स्कूली शिक्षा व्यवस्था उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के भरोसे छोड़ दिया गया है। स्कूलों की जो छवि है वो खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पर, और कॉलेज की जो छवि है वो डिग्री बांटने के सेंटर के तौर पर है। पढ़ाई ना स्कूल में हो रहा है ना कॉलेज में हो रहा है। कई लोगों को आपको ऐसा लगता है कि शिक्षकों की गुणवत्ता खराब होने से शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई। ऐसी बात नहीं है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि अगर मान लीजिए कि नियोजित शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से स्कूली शिक्षा खराब हो गई है, तो कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं है। कॉलेज में तो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, बिल्डिंग है, बच्चे हैं, वहां क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? मेरी समझ से अभी 2500 गांव में चलने के बाद जो मेरी समझ बनी है कि समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर पूरी शिक्षा व्यवस्था का जो समायोजन था वो ध्वस्त हो गया। नतीजा ये हुआ कि जहाँ बिल्डिंग है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे ही नहीं है, और कॉलेजेस में जहाँ तीनों है वहाँ पढ़ाई नहीं है। तीनों है लेकिन पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो जब तक इस समायोजन को पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं खत्म हो सकती। 1 मिनट में एक बात और कहना चाहता हूँ। मैंने लगातार पिछले 3-4 महीनों से ये कहा है कि नीतीश कुमार जी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, जब भी उनके 17 साल 18 साल का इतिहास लिखा जाएगा तो इसको सबसे बड़े काला अध्याय के तौर पर माना जाएगा। ऐसा इसलिए कि कल होके एक अच्छी सरकार बिहार में आ जाए तो टूटी हुई सड़क बन सकती है, नहर में पानी फिर से आ सकता है, बाढ़ की समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन जो 2 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब जीवन भर एक अच्छी सरकार आ भी जाए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था बन भी जाए, तो भी इन लोगों को शिक्षित समाज के पीछे ही रहना पड़ेगा। इसलिए जब भी इतिहास इस कालखंड का लिखा जाएगा तो मुझे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना नीतीश कुमार के कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। कर्नाटक चुनाव परिणाम को कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की जीत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार हुई, तो किस परिणाम देखते हैं? देखिए, मैं इन विषयों से अपने आप को अलग ही रखता हूँ आजकल, लेकिन उत्तर प्रदेश के जब चुनाव के रिजल्ट आए थे, प्रधानमंत्री ने एक शाम को जब विजय की सभा की उन्होंने, उसमें बताया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का रिजल्ट 24 का संकेत देता है। तो मैंने उसका काउंटर करते हुए एक ट्वीट किया था कि भाई हर चुनाव एक अलग चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से 24 का चुनाव फैसला नहीं होता है। वो उत्तर प्रदेश का चुनाव था, देश का चुनाव 24 में होगा। कौन जीतेगा वो बात अलग है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव 24 लोकसभा के चुनाव का संकेत नहीं देता है। मैंने उदाहरण भी दिया था कि 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती थी और 14 में भाजपा वहां पर 73-80 में 73 सीट जीत कर आई। कमोवेश वही स्थिति फिर कर्नाटक को लेकर है। इस बार उल्टी बात हुई है, इस बार कांग्रेस जीती है। तो फिर पत्रकार बंधु और जितने एनालिस्ट हैं और कुछ कांग्रेस के समर्थक अब इसको बता रहे हैं कि ये 24 का ये संकेत है। मेरे भाई, हर चुनाव अलग चुनाव है। आप बंगाल में जीते, वो बंगाल का चुनाव था। उत्तर प्रदेश में भाजपा जीती, वो उत्तर प्रदेश का चुनाव था।
और कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है वो कर्नाटक का चुनाव है। जिनको सफलता मिली है उनको बधाई, लेकिन इन चीजों को आप एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिए। आपको बस ध्यान दिला दूं कि 2013 में कांग्रेस कर्नाटक जीती थी, 2014 में उसी कर्नाटक में भाजपा ने स्वीप किया। 2018 में एक राज्य नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में दिसंबर 2018 में कांग्रेस जीती, और उन्हीं राज्यों में, उसी राजस्थान में, उसी छत्तीसगढ़ में, उसी मध्य प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव 4 महीने के बाद हुए तो कांग्रेस का खाता नहीं खुला। तो मेरा जो अपना छोटा अनुभव है, चुनावों को आपको बस उसी संदर्भ में देखना चाहिए। ये जरूर दिखाता है कि भाजपा की क्या गलती है, कमी है, वो ठीक बात है, लेकिन कर्नाटक में ऐसा हुआ इसलिए कल होकर लोकसभा में भी ऐसा होगा, या उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत गई इसलिए भाजपा ही जीतेगी, ये बातें नहीं है। लोग उत्साह में, जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के नेता है, वो उत्साह में इन चीजों को आगे बढ़ाकर बोलते हैं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कहा था तो भी गलत है, और आज अगर कांग्रेस के समर्थक कर्नाटक के संदर्भ में बोल रहे हैं तो मेरा उनको इतना ही सुझाव, बिनमांगा सुझाव है कि आप बहुत ज्यादा उत्साहित न हो। जीत मिली है वो अच्छी बात है, लेकिन ये जीत आगे की जीत का गारंटी नहीं है, उसका संकेत नहीं है। उसके लिए हर लड़ाई एक अलग लड़ाई है। लोग आरोप लगाते रहते हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी कहते हैं। चलिए ना, लोगों के आरोप का क्या है? लोगों का काम है कुछ कहना, कुछ भैया हमको कहेंगे। हम क्या कर रहे हैं वो आपके सामने है। मैं रोज कहता हूँ कि आप मैं जो कह रहा हूँ इस पर भरोसा मत कीजिए, जो मैं कर रहा हूँ उसको देखिए, जांचिए, परखिए। ए टीम वाले जमीन पर है ही नहीं, हम उनका बी टीम अपना जीवन का सब कुछ छोड़ के गांव गांव घूम रहे हैं। मतलब आपका भी तो कोई अपना सेंस होना चाहिए। अगर मैं भाजपा का बी टीम हूँ तो भाजपा के लोग जमीन पर नहीं है, और बी टीम का जो आदमी है वो मतलब हम अपना जीवन का सब कुछ छोड़कर गांव गांव पैदल चल रहे हैं, हम पागल हो गए हैं। एक क्वेश्चन है, जो कह रहा है ए टीम बी टीम, उसको कहिए ना कि भाई इस गर्मी में 5 दिन खाली पैदल चल के दिखा दो। मैंने आज नहीं, शुरुआती दिनों में ही कहा है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, समाधान यात्रा पर नहीं। उस समय मैंने कहा था कि अगर आपको है दम तो सुरक्षा हटा दीजिए, या सुरक्षा लेकर किसी एक पंचायत में पैदल चल के दिखा दीजिए। नीतीश कुमार और ये जो नेता यहाँ पर बड़े बड़े हैं, किसी एक गांव पंचायत में लोग पैदल चल के दिखा दे। सुरक्षा लेकर नहीं चल सकता है।